नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, चाहे रोटर के प्रकार पढ़ो और चाहे मोटर के प्रकार पढ़ो, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मोटर का वर्गीकरण करते हैं तो उसके रोटर के आधार पर किया जाता है। स्टेटर तो सभी मशीनों का समान होता है, लेकिन रोटर की संरचना होती है वो कई प्रकार की होती है। तो इस प्रकार मोटर भी कई प्रकार की होंगी। तो इसलिए एसी मशीन, एसी मोटर जो भी होंगी, जैसे एसी मोटर अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की यदि बात की जाए तो उसकी संरचना, रोटर की संरचना के आधार पर ये मोटर 4 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको नाम जरूर बता दिया था कि भाई चाहे रोटर के प्रकार पढ़ो और चाहे मोटर के प्रकार पढ़ो, बात एक ही आती है, क्योंकि स्टेटर सबका समान होता है। तो आज क्या पढ़ेंगे, उस 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार देखेंगे कि ये मोटर कितने प्रकार की होती है और किस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है और इस मोटर की विशेषता क्या होती है और कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगल केज है या डबल केज है या वाउंड रोटर है, किस प्रकार उसकी पहचान करेंगे या फिर किस प्रकार इस मोटर की संरचना करेंगे। जैसे कि मोटर सिंगल केज बन जाए, जैसे मोटर अपने डबल केज बन जाए या डी बार केज बन जाए, तो किस प्रकार उस रोटर की संरचना की जाती है उसके बारे में आज जरूर देखेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, टॉपिक देखा जाए तो इस मोटर के मामले में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस मोटर के ऊपर एक क्वेश्चन, क्योंकि अपन मोटर पढ़ेंगे, ये मोटर के प्रकार ही संपूर्ण मोटर का वर्गीकरण हो जाएगा। ऐसे मान लो कि आपकी मोटरें लगभग जो मोटर की संरचना और मोटर का कार्य प्रणाली, मोटर का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। इन 4 मोटरों पर आज क्या पढ़ेंगे, 4 मोटर पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं होंगी तो 2 बाद में पढ़ लेंगे, 2 आज पढ़ लेंगे। इन 4 मोटरों पर ही आपका पूरा ये अपना टॉपिक टिका हुआ है। फिर बाद में क्या है, मोटर की गति को कंट्रोल करना है, मोटर की गति को बदलना है, मोटर को चलाना है, मोटर को चलाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे, फिर वो आते हैं। लेकिन मोटर के अंदर की कंप्लीट बातें पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए 4 मोटर ही, जो मोटर का टॉपिक का जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। अब कितने प्रकार की होगी, तो सबसे पहले ये जान लो कि मोटर का प्रकार रोटर के आधार पर होता है। मोटर के प्रकार रोटर के आधार पर होते हैं, रोटर की संरचना के आधार पर होते हैं। अब क्या लिखेंगे, रोटर की संरचना के आधार पर, रोटर की संरचना के आधार पर। मतलब कि मोटर के प्रकार किसके आधार पर होंगे, मोटर की संरचना के आधार पर होंगे। आप पूछा जाए स्टेटर क्यों नहीं, क्योंकि स्टेटर तो सबका समान होता है। स्लिप रिंग का पढ़ेंगे वो स्टेटर आएगा, सिंगल केज का स्टेटर वही आएगा, मतलब एसी सिंगल फेज की बात करेंगे तो वही आएगा, या फिर अल्टरनेटर की बात करेंगे तो स्टेटर वही आएगा। स्टेटर सबका समान होता है। अब इसके आधार पर ये मोटर कितने प्रकार की होंगी मैं लिख देता हूँ। देखो, ये हो गया आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेरण मोटर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरण मोटर कहेंगे। ये प्रेरण मोटर है। इंडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लगती है इसके ऊपर। अब ये मोटर कितने प्रकार की होंगी आप लोगों को बता देता हूं, ये होंगी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की इंडक्शन मोटर, 2 प्रकार की होंगी। आप लोगों की दोनों को नाम लिखा देता हूं। यहां क्या रहेगी, सबसे पहले रहेगी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रहेगी, इसको हिंदी में कहेंगे गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। अब इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर क्यों कहते हैं। आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो आपको अवश्य ध्यान में होगा कि इस मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर क्यों कहते हैं। अब बताओ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मोटर का जो रोटर होता है वो गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। जो रोटर छड़ लगाते हैं, रोटर की जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग को दोनों तरफ से शॉर्ट करते हैं, यदि उस वाइंडिंग में से रोटर को निकाल दिए जाए तो वो एक पिंजरा लगता है। वो पिंजरा कैसा है, एक गिलहरी के फेफड़ा जैसा होता है, गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। इसलिए इस मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर के नाम से जाना जाता है। दूसरी मोटर कौन सी आएगी, गिलहरी के बाद में आएगी आपके पास वाउंड रोटर मोटर आएगी, जिसको कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
क्या आएगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आएगी। एक ही आएगी आपके सामने, दो मोटर आएंगे जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, सर्पिल वाले प्रेरण मोटर। क्या कहेंगे, सर्पिल वाले प्रेरण मोटर, एक आपके सामने आएगी। तो अब आपको सर 4 प्रकार कैसे होगी, तो 2 ही प्रकार होगी। ये मोटर 3 प्रकार की होगी। कौन सी, ये मोटर 3 प्रकार की और ये मोटर सेम एक ही होगी। तो ये मोटर 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी, देखो स्क्वायरल केज की बात की जाए, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की बात की जाए तो ये मोटर 3 प्रकार की होती है। कैसे, एक तो होती है सिंगल केज, सिंगल स्क्वायरल केज, सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। एक तो ये आती है सिंगल केज को क्या कहेंगे, एकल गिलहरी, एकल गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, एक क्या आती है। दूसरी इसी मोटर का नाम देखा जाए तो डबल केज आती है। क्या आएगी, डबल स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आएगी आपके सामने। एक क्या आती है जिसको हिंदी में कहेंगे दूहरा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर आती है। और तीसरा नाम क्या रहेगा, डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आएगी आपके सामने। एक आती है जिसको कहेंगे गहरी छड़नुमा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, एक नाम ही आता है। ये तो थे आपके 3 प्रकार। कितने प्रकार थे, ये आपके 3 प्रकार थे। एक तो ये आता है, एक ये आता है और एक ये आता है। तीनों का वर्गीकरण करेंगे। और यहां कौन से, इस मोटर को दूसरा नाम कहते हैं फेज वाउंड रोटर मोटर। क्या कहेंगे, वाउंड रोटर मोटर, इसको दूसरे नाम से जानते हैं। क्या रखेंगे, वाउंड रोटर, जिसको हिंदी में कहेंगे कुंडलित, क्या कहेंगे, कुंडलित घूर्णक प्रेरण मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर आती है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, और ये प्रेरण मोटर आती है। ठीक है ना, इसको इस नाम से भी जानते हैं और इसको इस नाम से भी जानते हैं। मतलब इस मोटर का नाम देखो, ये मोटर में स्लिप रिंग, इस मोटर का नाम इसका भी रोटर के आधार पर ही कि इसका रोटर गिलहरी जैसा नहीं होता है, लेकिन इन तीनों का मोटर गिलहरी के पिंजरे जैसा होता है। इसलिए क्योंकि इसके मोटर के रोटर पर वाइंडिंग होती है, लेकिन सप्लाई से संयोजित उसको भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपको ये लिखा था कि रोटर को सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, इंडक्शन मोटर के रोटर को नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब आप लोगों की तो कार्यप्रणाली देखी थी कि इस रोटर को यदि सप्लाई से संयोजित नहीं करेंगे तो सप्लाई कहाँ से आएगी, धारा कैसे प्रवाहित होगी, फ्लक्स कैसे इसमें उत्पन्न होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लगेगी, स्टेटर के द्वारा उसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, धारा प्रेरित हो जाएगी। तो अब एक एक मोटर का यहाँ से वर्गीकरण शुरू करते हैं कि इन मोटर की विशेषता क्या रहेगी, इस मोटर की विशेषता क्या रहेगी, इनमें तुलना क्या रहेगी, इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको सिंगल केज क्यों कहते हैं, सबकी बातें देखेंगे। तो अब यहाँ से 1 नंबर से शुरू करते हैं, फिर चारों मोटर का वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब सिंगल केज की शुरू से 1 की बात करते हैं। मैंने आपको नाम लिखवा दें, आगे इन चारों मोटरों का अध्ययन करेंगे और चारों की चारों मोटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सब में जो आपको मैंने लिखवाई स्लिप रिंग मोटर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे सबसे पहले कौन से देखेंगे कि सिंगल केज वाले देखेंगे। तो सिंगल केज, सिंगल स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में देखिएगा आज। सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसको सिंगल केज क्यों कहते हैं। मैंने आपको रोटर की संरचना पढ़ाई थी पिछले वीडियो में कि रोटर की संरचना कैसी होती है। तो रोटर की संरचना कैसी होती है, वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है। आप लोगों को मैंने बताया कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का एक बेलनाकार खोखला भाग होता है, बेलनाकार खोखला भाग होती है, जिसकी बाहरी परत पर, जैसे आपको बताऊं सिंगल स्टील की पतली पतली पत्तियां लेंगे, लिमिटेड पत्तियां, आपको पत्तियों का स्वरूप एक पत्ती दिखाता हूं, आपको फ्रंट से दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे सिंगल केज की बात करें,
जैसे आप लोगों ने एक ये इसकी कोर ले ली, किसकी, रोटर की कोर ले ली, एक कोर, इस प्रकार की एक कोर सामने से दिखाई दे रही है। यदि इसको आप साइड से देखोगे तो पतली से एक धारी दिखाई देगी आपको, धार सी, लेकिन यह सामने से दिखाई दे रही है। इस प्रकार की सारी परतें एक इसके ऊपर रखेंगे, एक इसके ऊपर रखेंगे, तो ऐसा लंबा एक भाग ले लेंगे, गोलाकार मतलब बेलाकार भाग ले लिया इसका, अंदर से खोखला कर देंगे क्योंकि साफ्ट लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगी, जैसे ये साफ्ट लगा दी, यहाँ पे ये हो गया आप लोगों की साफ्ट, ये साफ्ट लगा दी, साफ्ट पे ये एक एक फिट करके लंबा बना लिया और नट बोल्ट या रिवेट से टाइट करके लंबा कर लिया इसको। अब इसकी बाहर की परिधि पर मैंने आपको बताया कि इसकी बाहर की परिधि पर स्लॉट होते हैं, बाहर की परिधि पर क्या होंगे, स्लॉट कटे होते हैं। किस प्रकार के स्लॉट होंगे, पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट होंगे, याद रखना। किस प्रकार के स्लॉट होंगे, पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट होंगे। अब पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट मतलब कि एक होल निकाल देंगे, ड्रिल मशीन लेके यहाँ से होल लगा देंगे, ये लगा दिया आप लोगों ने स्लॉट। गौर से देखना मेरी बातें, आपको मैं सिंगल केज की बात कर रहा हूँ कि सिंगल केज मोटर मान लो या सिंगल केज रोटर मान लो, क्योंकि मोटर की संरचना, मोटर का वर्गीकरण रोटर के आधार पर होता है, इसलिए रोटर का अध्ययन करेंगे या मोटर का करेंगे, एक ही बात है। ये होल निकाल दिए, एक की बात बताई है, इस प्रकार सारी होंगी तो सब में एक साथ होल निकल जाएंगे। जैसे अपनी सीडी आती है, डिस्क आती है, देखिए डिस्क के अंदर एक होल आता है, उसमें जैसे होल आता है उसमें डालने के लिए, तो क्या होगा, वो सारी डिस्क के हल गाल के एक लंबा कर देंगे ऐसे, तो उसके बाहर की परिधि जो होगी, उसके बाहर की परिधि पर होल निकाल देंगे ड्रिल मशीन से, पूर्णतः बंद प्रकार के होल निकाले। अब इन होल में क्या करेंगे, देखो इस होल में क्या करेंगे, इसका मतलब ये कह सकते हैं, सिंगल केज की बात करें तो इस मोटर का रोटर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है, जो एक बेलनाकार खोखला भाग होता है, बेलनाकार एक पाइप जैसा भाग होता है। आगे समझ में, ये तो इसकी संरचना थी। अब आगे क्या लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां क्यों प्रयोग करेंगे, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, पॉइंट टू पॉइंट बताया था। अब क्या करेंगे, इस रोटर की बात की जाए, इस रोटर की बाहरी परिधि देखो, अंदर की परिधि तो ये है और बाहर की परिधि ये है। इस रोटर की बाहरी परिधि पर पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट काट लेते हैं या कटे होते हैं। इन स्लॉट को हिंदी में क्या कहेंगे, खांचे कहते हैं। तो मैं लिखा देता हूं आपको नाम, ये क्या है, ये आपके स्लॉट है, ये क्या है, स्लॉट है, जिनको हिंदी में खांचे कहते हैं, खांचे कहते हैं। अब मैं सिंगल परत की बात कर रहा हूं। अब देखो इस स्लॉट में क्या करेंगे, इस स्लॉट में देखो ये छड़ लगा देंगे, याद रखना, ये क्या लगाई, ये छड़ लगा दी, क्या लगाई, स्लॉट में, ये स्लॉट में छड़ लगा देंगे, सभी स्लॉटों में एक एक छड़ लगा देंगे। अब इन खांचों में क्या गया, इन खांचों में छड़ लगा दी, जितनी स्लॉट मोटे थे उतनी छड़ ठोक दी इसके अंदर, बिल्कुल पैक कर दी। मैंने आपको ये बताया था कि ये छड़ें इस रोटर से इंसुलेटेड नहीं होती हैं, ये छड़ें इस रोटर से इंसुलेटेड नहीं होती हैं, आपको बताया था। अब क्या करेंगे, एंड रिंग के साथ, अब आप देखोगे ये छड़ लगा दी, अब जितनी प्लेटें थी, जितनी वो कोर थी, दोनों साइड से छड़ निकल गई, इस साइड से ऐसे गोलाई में करते करते सारी, तो इस साइड से भी निकल गई, तो दोनों साइड से, बैक साइड में और फ्रंट साइड में, इनको आपस में एंड रिंग के साथ ऐसे शॉर्ट कर दी। यदि कॉपर की प्लेट होगी तो कॉपर की रिंग लेंगे, और यदि एल्यूमिनियम की छड़ होगी तो एल्यूमिनियम की रिंग ले लेंगे, और इससे वेल्डिंग या ब्रेंजिंग की सहायता से शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, वेल्डिंग या ब्रेंजिंग की सहायता से। तो यहाँ कर दिया इनको शॉर्ट, सबको शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया शॉर्ट। ये सिंगल केज की बात कर रहे हैं, सबको शॉर्ट कर दिया। अब आप लोग किसी रोटर को देखोगे तो आपको रिंग के द्वारा शॉर्ट मिलेगी, छड़ लगा दी। अब ये छड़ बिल्कुल शॉर्ट होगी, बिल्कुल पैक होगी, तो ये छड़ क्या करेंगी, अब रोटर की वाइंडिंग की भांति कार्य करेंगी। तो ये छड़ कैसी होंगी, देखो सिंगल केज की बात की जाए, इन खांचों में तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ डाली जाती है, इन स्लॉटों में, इन खांचों में तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ डाली जाती हैं। तो ये देखेंगे कि तांबे के कहाँ प्रयोग होते हैं, फिर एल्यूमिनियम के कहाँ प्रयोग होते हैं। तो छोटी मशीन होती है, लिख लो, ये किसके रहेंगी, ये मैंने आपको लिखा स्लॉट होते हैं, और ये बार होते हैं। बार का मतलब छड़ होते हैं, किसकी होते हैं, कॉपर की या एल्यूमिनियम की होती हैं। कॉपर की, एल्यूमिनियम की छड़ होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट को लघु शॉर्ट सर्किट होते हैं सारी। ये लिखवा दिया आपको, छोटी मशीन होंगी। देखो अब किस क्या होंगी, छोटी मशीन जहां होंगी, ये लिख दो छोटी मशीन। छोटी मशीन में ये एल्यूमिनियम की होंगी, और बड़ी मशीन में किसकी होंगी, ये बड़ी मशीन में ये कॉपर की होंगी, तांबे की होंगी, याद रखना, किसकी होंगी, तांबे की होंगी। बस यहां तक कि मैं सिंगल केज की बात कर रहा हूं। अब इन छड़ों को दोनों साइड से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद में कैसे करेंगे, शॉर्ट करेंगे कैसे, या तो वेल्डिंग से करेंगे या फिर ब्रेंजिंग से करेंगे।
अब रोटर की ये शॉर्ट हुई छड़ी क्या करेंगी, रोटर वाइंडिंग की भांति कार्य करेंगी। तो ये क्या होगी, ये रोटर वाइंडिंग होगी। अब आपकी ये क्या होगी, रोटर वाइंडिंग होगी। मैंने आपको बताया था इस प्रकार की वाइंडिंग को किस नाम से जानते हैं, ये डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे, डैम्पर वाइंडिंग के नाम से। यहां डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या रहेगा, यदि इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो डैम्पर वाइंडिंग रोटर को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे और अल्टरनेटर की बात करेंगे तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग दोष को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये डैम्पर वाइंडिंग होगी, डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो इसकी बाहरी परिधि पर आपने स्लॉट काटे थे खांचों में एक। अब बाहरी परिधि स्लॉट कितने स्लॉट काटे, एक एक डिजाइन से, एक परत के स्लॉट, एक परत ली है स्लॉटों की, एक ही डिजाइन ली है, अंदर तो नहीं काटे, यहाँ पे स्लॉट काटे वो नहीं काटे। तो बाहरी परिधि पर रोटर की कोर की बाहरी परिधि पर एक ही परत के स्लॉट काटे गए हैं। छड़ों की खांचों की कितनी है, एक ही परत है, एक ही परत है। इसलिए इस मोटर को क्या कहेंगे, सिंगल केज स्क्वायर इंडक्शन मोटर कहते हैं। सिंगल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, क्योंकि एक परत, छड़ों की कितनी परत है, एक ही परत है, इसलिए इसको सिंगल केज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रोटर की संरचना के आधार पर मोटर का वर्गीकरण होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब इन मोटर के रोटर की बात करते हैं, इन मोटर की रोटर की बात करते हैं, कौन सी की, इंडक्शन मोटर की रोटर की बात करते हैं। इसको सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, किसे, सप्लाई से संयोजित नहीं करेंगे। मैं आपको विशेषता बताऊं, सारी विशेषता बता रहा हूं, सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है। अब आपको होगी सर मोटर की बात कर रहे हैं, सिंगल केज की रोटर, स्टार्टर तो आपने पढ़ाया नहीं। मैंने आपको बताया था कि मोटर के प्रकारों की बात करेंगे, मोटर का वर्गीकरण करेंगे, तो कहाँ सिर्फ ओनली रोटर की ही बात करेंगे, क्योंकि रोटर के संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। रोटर की संरचना जैसी होगी उसी प्रकार मोटर का नाम होगा और उसी प्रकार मोटर का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ और स्टार्टर की बात की जाए तो सबका समान होगा। मैंने 4 मोटर लिखाई, चारों मोटर का वही होगा। अल्टरनेटर की बात करेंगे, स्टार्टर वही होगा। सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे, स्टार्टर वही होगा। सिंगल फेज की बात करेंगे, स्टार्टर वही होगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है सिर्फ वाइंडिंग का। वाइंडिंग कितनी की आप लोगों ने, सिंगल केज की होगी तो एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग स्प्लिट फेज की करेंगे तो, फिर नहीं करेंगे तो क्या होगा, 3 फेज की मोटर में 3 वाइंडिंग करेंगे, बस यही होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। तो अब इसका मान लो कि सिंगल केज रोटर मान लो ये, और सिंगल केज मोटर मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको सप्लाई से संयोजित नहीं करेंगे, इसको सप्लाई से संयोजित नहीं करेंगे तो इसकी, ये किसके अंदर होता है, ये स्टेटर के अंदर होता है। कहाँ होता है, स्टेटर के अंदर होता है। तो इस रोटर में, कौन से में, सिंगल केज रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया से, लिख लेना किसकी क्रिया से, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया से, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया से स्टेटर के द्वारा, स्टेटर के द्वारा ईएमएफ प्रेरित होता है। किसमें, रोटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित होता है। कहाँ होगा, इसमें ईएमएफ होगा। कौन सी क्रिया लगेगी, ये लगेगी, ये रोटर वाइंडिंग है, इसमें क्या होगा, ईएमएफ प्रेरित होगा। क्रिया कौन सी लगेगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया लगेगी। किसके द्वारा होगी, स्टेटर के द्वारा होगी। फिर इसमें धारा प्रवाहित होगी और इसका चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, और एक स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स, एक रोटर का चुंबकीय फ्लक्स, मोटर घूम जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और आती है आपके सामने, आगे भी वो टॉपिक आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं। ये जो आप लोगों ने छड़ स्थापित की है यहाँ पे सीधी, ये छड़ स्थापित की है इस रोटर में, ये छड़ शाफ्ट के ठीक समानांतर में नहीं होती है। तो आपको पता है ये क्या है, ये शाफ्ट है, ये क्या है, ये शाफ्ट है, ये तो शाफ्ट होगी, और एक ये छड़ लगा दी तो दोनों समानांतर में हैं। ठीक बिल्कुल वैसे तो समानांतर में होते हैं, ऐसे तिरछे हो जाएंगे, लेकिन ठीक समानांतर में स्थापित, ऐसे समानांतर सीधी स्थापित नहीं करके कुछ तिरछे अवस्था में करेंगे, कुछ ऐठी व्यवस्था। ये शाफ्ट रहेगी, ये तो शाफ्ट है, और यहाँ इसको कुछ ऐसे करेंगे, थोड़ी सी तिरछी। अब इस तिरछी करने का कारण क्या, इसलिए कह सकते हैं कि रोटर छड़ों को या रोटर वाइंडिंग छड़ों को, याद करना, रोटर छड़ों को या रोटर वाइंडिंग छड़ों को शाफ्ट के ठीक समानांतर में स्थापित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे, ये बात आती है, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र एक समान स्वरूप बनाने के लिए, एक याद रखना, घुमावबल व चुंबकीय क्षेत्र को एक समान रखने के लिए, घुमावबल व चुंबकीय, किसके चुंबकीय क्षेत्र को, इसके चुंबकीय क्षेत्र को, जिसमें 2 ईएमएफ प्रेरित हो, उसको चुंबकीय क्षेत्र को एक समान व टार्क को एक समान रखने के लिए, तथा चुंबकीय इंटरलॉकिंग से बचने के लिए, चुंबकीय जकड़न से बचने के लिए, याद रखना, आपको फिर भी एक टॉपिक आगे चुंबकीय जकड़न क्या होती है बताऊंगा। चुंबकीय जकड़न से बचने के लिए या कोगिंग प्रभाव को दूर करने के लिए इन छड़ों को शाफ्ट के ठीक समानांतर में स्थापित न करते हुए कुछ ऐठी हुई अवस्था में स्थापित किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, नोट लगा के लिखना, क्योंकि इस मोटर के रोटर के समान चुंबकीय क्षेत्र को व टार्क को समान रखने के लिए तथा
मैग्नेटिक लॉकिंग अर्थात चुंबकीय जकड़न, इसको कोगिंग कहते हैं। कोगिंग से बचने के लिए इसको ठीक समानांतर में स्थापित नहीं करते, कुछ ऐठी हुई अवस्था में स्थापित किया जाता है। ऐठी अवस्था कैसी, ये ठीक समान, ये साफ्ट है यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसे कर देंगे तिरछी, ये सारी छड़ ऐसे आएंगे बिल्कुल। ओके समझ में, ये तो बात है। इस रोटर को अब क्या करेंगे, इस रोटर को ठंडा रखने के, क्योंकि रोटर गर्म होगा, ठंडा रखने के इसकी परिधि के अंदर में होल कर देंगे आर पार। ये होल कर दिए, यहाँ पे देख रहे होल होते हैं। यहाँ पंखा लगा होता है, क्योंकि रोटर में एक साइड पंखा, पंखे की हवा लगेगी, हवा पास होती रहेगी, रोटर ठंडा होता रहेगा। ये तो था आपका सिंगल केज मोटर। अब इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सभी मोटरों से कम होता है। कौन सी मोटरों से, 3 फेज इंडक्शन मोटर के आगे जितनी मोटर बनेंगे उनसे सबसे कम होता है। इसका कह सकते हैं सिंगल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। अब स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है तो इन मोटरों को लोड के साथ चालू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इन मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क का मान कम क्यों होता है, इस रोटर का प्रतिरोध निम्न होता है। रोटर का प्रतिरोध स्टार्टिंग यदि निम्न होगा तो उसका क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होगा, इसलिए कह सकते हैं इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। और क्यों होता है, क्योंकि रोटर का प्रतिरोध निम्न होता है। निम्न प्रतिरोध के कारण इस मोटर की प्रारंभिक धारा का मान क्या रहेगा, फुल लोड धारा का, याद फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। कितना होता है, 5 से 7 गुना होता है। यदि सही मायने से देखा जाए तो 6 गुना होता है, आपके सामने 6 गुना पे 6 गुना अधिक होता है। ये तो थी बात। इस मोटर को लोड के साथ स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इस मोटर को वहां प्रयोग करेंगे जहां पहले से लोड स्थापित नहीं होता है, या फिर इस मोटर की जो गति की बात करते हैं, इस सिंगल केज मोटर की गति की बात करते हैं, रोटर की बात करते हैं, तो नो लोड से लेकर शून्य भार से लेकर फुल भार तक लगभग नियत रहती है, मतलब कि बदलने वाले नहीं होते, लगभग नियत रहती है। यदि आवश्यकता से अधिक और लोड करोगे तो मोटर की गति कम हो सकती है, लेकिन यदि फुल लोड, जितना लोड देने की आवश्यकता उतना लोड दे दोगे तो नो लोड से लेकर फुल लोड तक इस मोटर की गति लगभग नियत रहती है। अब जहां लोड नहीं होगा वहां प्रयोग करेंगे इसका, जहां पहले से लोड नहीं होगा तो कैसे, जैसे लेथ मशीन आ गई, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है, सॉ मिल है, या फिर वाटर के अपने पानी के पंप हैं, या फिर घरेलू जो अपने चक्की कलासी मोटर लगाते हैं वो आते हैं, वहां इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी यह क्या थी, सिंगल स्क्वायर केज मोटर थी, जिसके मैंने प्रयोग भी बताया और दोष भी बताया। इसमें दोष क्या है, इसमें इंटरलॉकिंग मैग्नेटिक लॉकिंग वाला दोष है, वो आगे दोष आएगा तब आपको फिर इसके एक्सप्लेन करके बताएंगे कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है, अर्थात चुंबकीय जकड़न क्या होता है। ये स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में एक दोष होता है, वो दोष को पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ साफ्ट स्थापित करने के आधार पर उस दोष को आपको पहले बताया है। अब पढ़ेंगे दोहरा पिंजरा प्रेरण मोटर, मतलब कि डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का अध्ययन करते हैं। अब किसका अध्ययन करेंगे, डबल केज की बात करते हैं। तो यहां मैं इस नाम को बता देता हूं, ये देखो अब लिखेंगे डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब से इंडक्शन मोटर, इसको डबल केज इंडक्शन मोटर बोलो या फिर रोटर बोलो, बात एक ही है। चाहे रोटर का अध्ययन करो चाहे मोटर का अध्ययन करो, बात बराबर ही आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो डबल केज में क्या होता है, इसको कहेंगे दोहरा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, ये आता है। अब दोहरा पिंजरा प्रेरण मोटर और सिंगल केज डबल केज में अंतर क्या था, या फिर इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों इसको डबल केज किया गया है, किस विशेषता के कारण, किस इसकी विशेषता के कारण इसको डबल केज किया गया है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखो डबल केज का मतलब ये होगा, जो आपने सिंगल केज में रोटर छड़ें लगाई, छड़ों की एक परत करी थी, अब यहाँ डबल परत करेंगे और कुछ नहीं है। डबल परत कैसे करेंगे, देखो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, डबल परत के लिए आपको वही रोटर होगा, रोटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोटर आपका वही होगा, या आप लोगों का रोटर होगा। रोटर की एक पत्ती ली है, मैंने क्या लिया, रोटर की एक पत्ती, इस प्रकार के कई स्ट्रिप होंगी, सबको इकट्ठा करेंगे, किसकी रहेंगी, सिलिकॉन स्टील की बनी रहेंगी, मैं आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर की परत पर एक स्लॉट काटेंगे, बाहर की परत पर स्लॉट काटेंगे, याद रखना बात। अब ये बाहर की परत ले ली, बाहर की परत में स्लॉट काट दिया, कौन से स्लॉट काटेंगे, पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट काट देंगे। ये बाहर की परत ली और बाहर की परत में पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट ले लेंगे यहाँ पे।
ये पूर्णतः बंद प्रकार के स्लॉट काट दिए। इन स्लॉटों में क्या होगा, इन स्लॉटों में छड़ डालेंगे या फिर बार, छड़ बोलते हैं जिसको बार। और एक स्लॉट और करेंगे अंदर, देखो एक स्लॉट और ले लेंगे यहाँ पे, एक स्लॉट और लेंगे यहाँ पे, में एक परत और लगाएंगे यहाँ पे, स्लॉटों की एक परत और लगाएंगे, जो यहाँ लगा रखी है वही परत लगाएंगे। ये बाहर की परत ऐसे ले, एक अंदर की परत और करेंगे। ये परत ले ली अंदर की एक और, बस कुछ नहीं किया। और अंदर बीच में क्या रहेगी, वो आपकी साफ्ट रहेगी अंदर, ये आपकी साफ्ट है एक। अब क्या देखो, डबल परत क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लॉटों की दो परत काटेगी। ये कौन से स्लॉट होंगे, पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट होंगे। ये आपका होगा डबल केज रोटर होगा। डबल केज का दो परत वाला रोटर हो गया। ये क्या रहेंगे, ये आपके स्लॉट रहेंगे। स्लॉट कौन से रहेंगे, पूर्णतः बंद प्रकार के स्लॉट रहेंगे। ये क्या देखो, ये क्या है, बाहर की परत है ये इसको कहेंगे आउटर केज, आउटर केज होगा। ये अंदर की परत है, इसको क्या कहेंगे, इनर केज, इनर केज। फिर आपको समझाऊंगा। अब देखो इन छड़ों में क्या करेंगे, इन छड़ों में इन जो स्लॉट काटे इन स्लॉटों में छड़ डालेंगे। छड़ किसके रहेंगे, अब इसमें कुछ चेंजमेंट होगा। ऐसी बात नहीं कि पहले जो रोटर पड़ा उसमें सेम टू सेम वही छड़ देंगे, इनमें कुछ चेंजमेंट रहेगा। ये छड़ डाल दिया आप लोगों ने इसके अंदर। जितनी मोटी स्लॉट होंगी बिल्कुल आसानी से नहीं कि छड़ के छड़ स्लॉट में ढीली हो जाए, बिल्कुल फिट करेंगे आराम से कि कोई एयर गैप नहीं रहे और मोटर में ये छड़ आसानी से फिट हो जाए, हिले नहीं तो भी कुछ आवाज़ होगी, कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं यहाँ पे। ये छड़ डाल दी। अब छड़ कैसे रहेंगे देखो, मैं आपको फिर बताता हूँ। अंदर की छड़ जो स्लॉट होता है, अंदर की स्लॉट है उसमें भी छड़ डाल देंगे। छड़ों के आधार पर इस रोटर का या इस मोटर का पूरा खेल टिका हुआ है कि इस मोटर में को डबल केज क्यों कहा, छड़ क्यों रखी। फिर आपको फॉर्मूले बताता है इसको क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे। ये छड़ डाल दी इसमें। अब आपको पता है कि छड़ दोनों साइड से शॉर्ट होंगी, पीछे से बैक, क्योंकि ये छड़ लंबे छड़ है। जितना रोटर लंबा होगा, सामने से फ्रंट दिख रहा है, जितना रोटर लंबा होगा, इसे साफ्ट है, साफ्ट के ये छड़ डाल दी। जितना रोटर लंबा इतने छड़ होंगी और दोनों साइड से एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट कर दिया आप लोगों ने, ये दिखा दिया आप लोगों ने शॉर्ट। ये क्या है कि दोनों के दोनों छड़ जो डाली है अंदर की केज में और बाहर की केज में, दोनों के दोनों शॉर्ट है। ये दोनों शॉर्ट कर दी, गौर से देखना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये अंदर की केज है, यहाँ रोटर छोड़ गई, इसको क्या कहेंगे, ये एक वाइंडिंग ये होगी और एक वाइंडिंग ये होगी। दोनों वाइंडिंग क्या है, ये डंपर वाइंडिंग। हम आपको बताया कि रोटर वाइंडिंग को क्या कहेंगे, डंपर वाइंडिंग के नाम से जाना जा सकता है, बताता है ना। ये आपकी ये बार हैं, ये बार का मतलब ये छड़ हैं। अब कैसे रहेगी वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ इस जो मोटर है इसके रोटर पर दो चालक छड़ों की परतें स्थापित की जाती है। दो चालक छड़ की परतें रहेंगी। रोटर चालक छड़ों की दो परत होती हैं, दो परत हैं। फिर देखो अगला पॉइंट, यहाँ रहेंगे रोटर दो परत, तो एक परत क्या रहेगी, आउटर केज, बाहर की आउटर केज, जिसको कहेंगे बाहरली परत, हिंदी में बाहरली परत करेंगे। दूसरी परत कौन सी है, इनर केज, इसको कहेंगे अंदरली परत। ये दो परत है, मैंने आपको बता रहा हूं। दोनों परतों में जो छड़ डालेंगे उसकी बात करेंगे। देखो एक तो आगे समझ में कि मैं लिखूंगा आउटर केज और इनर केज। आउटर केज में छड़ चालक उच्च प्रतिरोध वाली होंगी। यहाँ जो छड़ चालक ये क्या होंगी, हाई रेजिस्टेंस वाली होंगी, उच्च प्रतिरोध रहेंगी, उच्च प्रतिरोध व निम्न रिएक्टेंस। यहाँ और यहाँ क्या रहेंगी, देखो यहाँ पे इनकी बात की जाए, अंदर वाले की बात की जाए, अंदर की छड़ों की, यहाँ पर क्या रहेगी, निम्न प्रतिरोध व उच्च रिएक्टेंस। ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा, परीक्षा में लगभग यही पूछा जाता है कि डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर की परत में किस प्रकार के छड़ प्रयोग किए जाते हैं। नाम आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी विशेषता क्या रहेगी। अंदर की परत में निम्न प्रतिरोध रहेगा और उच्च रिएक्टेंस रहेगा। बाहर की जो परत है आउटर केज है, आउटर केज की बात करेंगे, उच्च प्रतिरोध है और निम्न रिएक्टेंस है। जैसे यहाँ इसकी बात की जाए, उच्च प्रतिरोध और निम्न रिएक्टेंस की बात करेंगे तो तांबा, इसमें वो क्या नाम है, ब्रास, पीतल प्रयोग करेंगे। ये छड़ किसकी रहेंगी, पीतल की रहेंगी, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। और यहाँ क्या रहेंगी, यहाँ तांबे की रहेंगी, तांबे की, जिसको अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं।
कॉपर की प्रयोग करते हैं याद। तो यहाँ करेंगे, देखो आउटर केज होगा, देखो यहाँ आउटर केज है, ये आउटर केज है। आउटर केज की विशेषता क्या होगी, देखो हाई रिएक्टेंस मतलब कि आर का मान है ना उच्च हाई रहेगा, उच्च रहेगा, और एक्सल का मान रिएक्टेंस क्या है, एक्सल का मान लो रहेगा। और इनर केज की बात की जाए, यहाँ इनर काफी बार प्रश्न पूछ सकते क्यों होगा ऐसा क्यों रखा जाता है, आपको बताओ। इनर केज में आर का मान लो होगा और एक्सल का मान हाई होगा। जैसे यहाँ लेंगे आउटर केज में पीतल लेंगे प्रयोग में काम में, और यहाँ तांबा प्रयोग करेंगे। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मोटर के, यही होते हैं। अब क्यों उनकी संख्या या क्यों उनकी विशेषता ऐसी रखी जाती है वो आपको अब बताता हूँ। देखो मैं ये जो विशेषता है ये आपके लिए इस टॉपिक के लिए, इस आज की वीडियो के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जो विशेषताएं मैंने आपको दिखाई हैं। अब देखो क्यों रखे जाते हैं इनकी विशेषता। स्टेटर की जो मैंने आपको बताया कि ये रोटर कहाँ रखेंगे, इस रोटर को कहाँ रखेंगे, जैसे शाफ्ट को स्थापित किया, इस रोटर को शाफ्ट के समेत कहाँ रखेंगे, ये आपके शाफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा कहते हैं। ये रखेंगे स्टेटर के अंदर, स्टेटर भी ऐसा ही होता है, स्टेटर के अंदर रखेंगे। अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं, गौर से सुना मेरी बात। अब इसकी विशेषताएं बताता हूं इसकी कि क्यों रखेंगे। जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं, मान लें कि ये आपका स्टेटर है, ये क्या है, स्टेटर है, इसको क्या दिया है, 3 फेज सप्लाई दी है, 3 फेज सप्लाई दी। अब क्या होगा, यहाँ घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। ये क्या है, फाई एस है, स्टेटर का फ्लक्स है, घूमने वाला है। मैंने आपको 3 फेज वाइंडिंग में घूमने वाला होगा। यहां सप्लाई देते ही क्या होगा, गौर से सुना मेरी बात, यहां सप्लाई देते ही घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ। ये घुमा तो नहीं, ये क्या है, ये आप लोगों का रोटर है। ये घुमा तो नहीं, अब तक घुमा नहीं अब तक, लेकिन सप्लाई देने के बाद जरूर घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य प्रणाली कंप्लीट होगी, सिद्धांत कंप्लीट होगा, ये जरूर घूमेगा। वो घूमने से पहले तो स्थिर था, तो कह सकते हैं सप्लाई दी तब तक नहीं दी तब तो स्थिर था ही, सप्लाई दी देने के बाद चला, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, उससे पहले चुंबकीय फ्लक्स स्थापित, ये इसको काटेगा, वो सिद्धांत लागू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होगी। माना कि 1 मिली सेकेंड लग गई, 1 मिली सेकेंड तो ये स्टेटर आपका जो रोटर आपको स्थिर रहा, तो क्या कह सकते हैं, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई संयोजित करने के बाद, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई संयोजित करने पर लिख देंगे, स्टेटर को क्या किया, 3 फेज सप्लाई दी, आपको RYB सप्लाई दी। देने पर क्या होगा, स्थिर रोटर होगा। पहले तो रोटर स्थिर था, बाद में घुमा है, बाद में घूमेगा, तो कह सकते हैं रोटर की स्थिर अवस्था में, रोटर की स्थिर अवस्था में, बोलो स्थिर है कि नहीं है, बाद में घूमेगा, प्रक्रिया पूरी होगी तो घूमेगा, लेकिन पहले तो स्थिर था, स्थिर अवस्था में। इससे पिछले वीडियो में आप लोग देखा क्या पढ़ा था कि रोटर की स्थिर अवस्था में रोटर में ईएमएफ कितना होता है, रोटर में ईएमएफ कितना होता है। अब रोटर के ईएमएफ की बात की जाए, देखो रोटर के ईएमएफ उच्च होता है, रोटर में ईएमएफ अधिकतम होता है, क्या ईएमएफ, और ईएमएफ अधिकतम होगा। रोटर की स्थिर अवस्था की बात करें, स्थिर अवस्था की, तो FR का मान भी उच्च होता है रोटर की स्थिर अवस्था में। अब देखो वो पॉइंट बताता हूँ, रोटर की स्थिर अवस्था में FR क्या रहेगा, FR क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। पिछले वीडियो में आपने कहा था रोटर की फ्रीक्वेंसी उच्च रहेगी, उच्च कितनी होगी, FR बराबर FS होगी। FS क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की स्थिर अवस्था में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, अर्थात स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, अच्छी तरह से समझ गए। माना कि यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो क्या होगी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। एक तो बात ही आती है। आगे बताता हूँ कि इस लो रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस का मतलब क्या था। अब देखो इसका कुछ आपको फॉर्मूले बताता हूँ कि इनका मतलब क्या था, वो आपको बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे यहाँ क्या होगा, देखो ये आउटर केज है, आउटर केज है ना, आउटर केज में मैंने क्या लिखा है, उच्च प्रतिरोध है, उच्च आर का मान क्या है, हाई है, और एक्सल का मान क्या है, लो है, और इनर केज में आर का मान लो है और एक्सल का मान हाई है। ये इनका मतलब क्या, देखो इनका मतलब ये क्या है कि आप लोगों ने देखा था कि एक्सल बराबर, ये एक्सल बराबर क्या था, 2πfl। इतना आप लोग अच्छे तरह जानते हो कि एसी का चैप्टर पढ़ा था कि धारा जहां वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का प्रयोग होता है, जैसे ये भी वाइंडिंग है रोटर की, वाइंडिंग का जहां प्रयोग होगा धारा एक्सल के ऊपर डिपेंड होती है,
धारा एक्सल पे एक्सल का मान घटेगा बढ़ेगा, धारा का मान उसी के हिसाब से उतार चढ़ाव होता रहेगा। अब आप लोग इतना जानते हो कि इस चैप्टर में इस फॉर्मूले में ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट नियत रहता है। तो नियत को यदि छुपा देंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सल समानुपाती एफ लिखेंगे। ये उसका मतलब ये होता है कि एक्सल का मान समानुपाती एफ की होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि एक्सल कब बढ़ेगा, जब एफ का मान बढ़ेगा, और एक्सल कब घटेगा, जब एफ का मान घटेगा। ये बात आती है। एफ किसका, एफ फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एफ आर लिख देते हैं, यहाँ एफ आर लिख दिए। एफ आर क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है। ये आप लोग पिछली वीडियो में अच्छी तरह देख चुके हो कि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या थी। अब रोटर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि जब देखो, ये हमने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि धारा सप्लाई की रोटर स्थिर अवस्था में है तो एफ आर का मान एफ एस के बराबर होगा। ये बताया था, एफ आर का मान एफ एस के बराबर होगा। अब यहाँ देखो, शुरुआती अवस्था में यहाँ एक्सल का मान हाई है तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। अंदरली परत में धारा प्रवाहित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि धारा कहाँ जाएगी, जहाँ रेजिस्टेंस का सामने या अवरोध कम से कम उत्पन्न हो वहाँ धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ तो अवरोध ज्यादा हो गया क्योंकि एक्सल का मान बहुत हाई है। यहाँ एक्सल का मान लो है, धारा इस वाइंडिंग में से प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी और संपूर्ण धारा, रोटर की संपूर्ण धारा इसमें से प्रवाहित होगी, क्योंकि एक्सल का मान बिल्कुल कम है। और एक्सल का मान, अब देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंप्लीट है, एक्सल का मान कम है। अब आप लोग देखोगे धीरे धीरे कि फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा। कब घटेगा, जब ये मोटर चलेगी। तो यह कह सकते हैं कि रोटर की शुरुआती अवस्था में, रोटर के स्थिर अवस्था में, रोटर के स्थिर अवस्था की बात की जाए, यहाँ पे रोटर के स्थिर अवस्था में रोटर की जो स्टेटर द्वारा जो करंट प्रवाहित होती है उससे पूरी की पूरी करंट बाहरली परत से, आउटर केज में से प्रवाहित होती है। क्यों, क्योंकि लगभग अधिकतम होते हैं लगभग 90% धारा इस बाहरली परत में से, जो बाहर की परत है, बाहर की जो वाइंडिंग है, आउटर केज की जो वाइंडिंग है उसमें से प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो उच्च होता है और एक्सल का मान लो होता है, जिसके कारण इसमें से संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। और ये मान लो कि रोटर का एक, आप इसकी विशेषता देखना कि रोटर का शुरुआती अवस्था में रोटर प्रतिरोध, किसका, रोटर प्रतिरोध स्टार्टिंग में हाई होता है, मतलब उच्च होता है, तो टार्क का मान उच्च होता है, और यदि लो होता है तो टार्क का मान लो होता है। यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें, देखो रेजिस्टेंस कितना है, बहुत हाई है। तो यहाँ स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, रोटर के स्थिर अवस्था में एफ आर बराबर एफ एस होता है, जिससे क्या होगा, एक्सल का मान लो है और आर का मान हाई है, ठीक है ना। तो मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होगा। मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, उच्च होगा। याद रखना, क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब कि इसका अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उच्च होता है और संपूर्ण धारा बाहरली परत से प्रवाहित होती है। अब देखो आगे कंडीशन की 1 मिलीसेकंड बाद जब मोटर चलेगी, रोटर घूमेगा। आपको पता है रोटर घूमेगा तो क्या होगा, स्लिप का मान घटेगा। मोटर चलेगी, रोटर की गति बढ़ेगी। कैसे, देखो मोटर घूमेगी, यहाँ पे मोटर घूमेगी तो क्या होगा, अब एनआर का मान बढ़ेगा। एनआर बढ़ेगा, एनआर क्या है, रोटर की स्पीड है। एनआर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्लिप का मान घटेगा। स्लिप का मान घटेगा तो देखो आगे स्लिप का मान जो ही घटता है, कोशिश सुनना, स्लिप का मान जो ही घटता है एफ आर का मान उतना ही घटता है। एफ आर क्या है, फिर रोटर की फ्रीक्वेंसी है। एफ आर का मान घटेगा। अब आप लोगों को पता है कि एफ आर का मान घटता है, ठीक है ना, कि स्लिप का मान घटेगा तो एफ आर घटेगा, क्योंकि आपको पता है एफ आर किसके बराबर होती है, एस गुणा एफ एस। एस क्या है, स्लिप है, इसका मान घटता तो रोटर की फ्रीक्वेंसी घटती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आप लोगों को बताया कि देखो फ्रीक्वेंसी का मान घटता है तो एक्सल का मान अवश्य घटेगा। अब इसका एक्सल घटेगा, इसका एक्सल घटेगा मोटर चलने के बाद, और इसका भी एक्सल, ये हाई है ना, इसका एक्सल घटेगा। लेकिन क्या होगा, इसका आर भी लो है और एक्सल भी लो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट चुकी है, लेकिन इसका आर घटने वाला नहीं है, इसका रेजिस्टेंस घटने वाला नहीं है। ये रेजिस्टेंस लो है और ये रेजिस्टेंस पहले से ये एक्सल हाई था, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटने के साथ एफ आर का मान घटा है तो एक्सल का मान बिल्कुल घटेगा। घटता है तो इससे अधिक ये घट जाएगा,
इससे अधिक अंदर की परत का जो रेजिस्टेंस वो एक्सल का मान या इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान घट जाएगा, तो मोटर चलने के बाद संपूर्ण धारा अंदर की परत से प्रवाहित होने लग जाती है, क्योंकि उसका एक्सल का मान, उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान घट जाता है फ्रीक्वेंसी घटने पर। फ्रीक्वेंसी क्यों घटेगी? क्योंकि एफ आर का मान क्यों घटेगा? क्योंकि स्लिप का मान घट जाता है। और स्लिप क्या होती है आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह देख चुके हो, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें पढ़ाई हैं। एफ आर का मान से इनर केज ये है अंदरली परत का एक्सल का मान कम हो जाता है, जिसके कारण रोटर धारा का अधिकतम भाग इनर केज में से अंदरली परत की वाइंडिंग में से प्रवाहित होने लगता है। अब देखो दो चीजें आ गई, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा, इसमें स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा तो टार्क का मान अधिक होगा। रनिंग रेजिस्टेंस का मान चलने के बाद रोटर का रेजिस्टेंस कम होता है तो रनिंग टार्क भी ऊंचा लगता है। तो कह सकते हैं ये वाइंडिंग क्या करती है, ये स्टार्टिंग रनिंग टार्क को बनाए रखती है और ये स्टार्टिंग टार्क को बनाए रखती है। इसमें स्टार्टिंग टार्क ऊंचा होता है, यहाँ रनिंग टार्क ऊंचा होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग रनिंग टार्क एक समान प्रभावित होने के लिए इसमें दो छड़े प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मोटर अधिक की स्टार्टिंग टार्क उच्च हो गया तो ये मोटर उच्च लोड पर भी प्रचालित कर सकते हैं। जहां लोड का मान पहले से संयोजित होता है वहां इस मोटर को प्रचालित कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी उच्च होता है और रनिंग टार्क भी उच्च होता है, इसलिए इसको लोड के साथ प्रयोग किया जा सकता है। आगे समझ में, ये तो था आपका पूरा फॉर्मूला, इसमें बाहर की परत और अंदर की परत क्यों ली जाती है। अब देखो आगे देखा जाए इसके बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी डबल केज इंडक्शन मोटर की विशेषताएं क्या रहेंगी। देखो सिंगल केज जो मोटर होगी, सिंगल केज रोटर होगा, उसकी अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क ऊंच होता है। याद रखना, स्टार्टिंग टार्क ऊंच होता है लेकिन रनिंग टार्क दोनों का समान होता है। वो मोटर लोड पे चालू नहीं कर सकते, इस मोटर को लोड के साथ चालू कर सकते हैं। जहां पहले से ही हल्का लोड स्थापित हो वहां इस मोटर को चालू कर सकते हैं। किसकी अपेक्षा? सिंगल केज की अपेक्षा होती है। तो दूसरी बात आती है, इस मोटर की गति भी नो लोड से लेकर फुल लोड तक लगभग एक समान थी, स्थिर थी। तो इस मोटर की गति भी नो लोड से लेकर फुल लोड तक स्थिर होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क भी उतना ही होता है और इसका फुल टार्क भी उतना ही होता है। अब देखो बात आती है, उसकी स्टार्टिंग धारा का मान कितना था, लगभग जो अपने फुल लोड धारा से लगभग 6 गुना के लगभग था, तो इसका भी लगभग इतना ही होता है, इसका भी लगभग उतना ही होता है। इस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पहले से ही हल्का लोड स्थापित हो वहां इस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्लॉटर मशीन आती है, टेक्सटाइल मशीन आती है या कटिंग टूल मशीन आती है, वहां क्या है पहले से लोड स्थापित होता है, तो वहां इस मोटर के रोटर का प्रयोग कर सकते हैं, डबल केज का मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास आगे दो, इसमें डबल केज होगी, वो सिंगल केज मोटर थी। तो यहाँ तक कि दोस्तों मैंने आपको 2 मोटर पढ़ाई हैं। अगले वीडियो में देखेंगे डीप बार केज मोटर क्या होती है और स्लिप रिंग मोटर क्या होती है। दोनों की दोनों वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अगले वीडियो में रहेंगी। दोनों की दोनों वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटर के प्रकार यही होंगे, फिर चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ इनका प्रयोग कैसे था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार व्यक्त हुए वो अवश्य लिखना। मोटर का वीडियो समझ में आया नहीं आया, कुछ आपको प्रॉब्लम हुई, वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना किस तरह में ये समस्या हुई है, और आपके मन में क्या विचार हुए वो भी आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।